कैमरा ऑफ। नो बेटा, कैमरा तो ऑन है। ओके, पहले ऑफ था, ठीक है। मीटिंग ऑन हो गई, रिकॉर्डिंग भी चालू हो गई, ठीक है। ये विंडोज, इधर विंडो बंद भी कर देना। 2:08, क्या हम शुरू कर सकते हैं या अभी 2 मिनट का और रेस्ट चाहिए? 2 मिनट में क्या कर लोगे ऐसा? ये तो बारिश जो है, रोज बारिश आ रही है, पता नहीं बारिश को हो क्या गया। कल भी आई थी, आज भी आ गई। और आपको पता है हमको सैटरडे को बच्चों को लेके जाना है वहाँ, सीएस वाले बच्चों को। वो प्रॉब्लम ये कि उनको कहाँ ठहरना है? पहाड़ी के ऊपर टेंट के अंदर, ओपन पहाड़ी के ऊपर टेंट के अंदर बच्चों को कैसे ठहराएंगे? फिर उनको घुमाने ले जाना है जंगल में, फिर घुमाने ले जाना उनको नदी में। हाँ बेटा, कल का पीडीबी आज भेज दूंगा मैं। तो वही बारिश रुके तब तो हम जा पाए ठीक से। हमने प्लान तो कर लिया, देखो क्या होता है। क्योंकि पूरा प्रोग्राम ही ओपन में है। डीजे भी कहां पर है? वो जंगल में, पहाड़ी के ऊपर। चलिए बेटा, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब देखिए, कल मैंने आपको उसकी एंट्री लिखाना स्टार्ट की थी। हम कुछ इजी एंट्री तो लिख चुके थे, और अब आते हैं हम कुछ अच्छी एंट्रीज पर, या एंट्री, कुछ नई एंट्री देखते हैं। न्यू अकाउंट एंट्रीज ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। मैंने कल बताया था आपको क्या होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। यदि कंपनी अपनी बैलेंस शीट को रीस्ट्रक्चर करना चाहती है, बैलेंस शीट का डेटा बदलना चाहती है, बैलेंस शीट की असेट, लायबिलिटी और शेयर कैपिटल को चेंज करना चाहती है, तो उसके लिए उसे ट्रिब्यूनल से, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है। और उसके लिए एक स्कीम बनाई जाती है, स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। और स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, वो स्कीम जाती है अथॉरिटी के पास, और यदि अथॉरिटी वो स्कीम पास कर दी तो कंपनी जो चेंजेस कर सकती है वो सेम कंपनी में चेंजेस कर सकती है, तो वो है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। लेकिन यदि कंपनी पुरानी कंपनी को वाइंड अप करके नई कंपनी बनाकर ये चेंजेस करती है तो वो होता है एक्सटर्नल। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? इंटरनल, जो कि बहुत आसान है। और एडवांस के अंदर चैप्टर इतने लिमिटेड है कि हर चैप्टर आता ही है। ये भी आएगा, हर चैप्टर आता है, क्योंकि इतने लिमिटेड तो चैप्टर हैं। उसमें से एक ही चैप्टर थोड़ा सा टफ पड़ता है, वो है कंसोलिडेशन, और उसके बाद दूसरा अमालगमेशन। उसमें भी क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आते। चैप्टर अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन आते बहुत इजी क्वेश्चन हैं। चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं आगे। अब हमने कल पढ़ा था कि जब भी प्रॉफिट हो कंपनी को तो वो जाता है इन द क्रेडिट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, और जब भी लॉसेस हो तो जाते हैं डेबिट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। असेट की वैल्यू बढ़ेगी, असेट की वैल्यू को रिवैल्यू करके बढ़ाना है। असेट की वैल्यू बढ़ रही है ड्यूरिंग रिकंस्ट्रक्शन, तो असेट डेबिट करनी पड़ेगी, और उस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को रिकंस्ट्रक्शन में क्रेडिट करना पड़ेगा। असेट की वैल्यू घट रही है तो असेट को करना पड़ेगा क्रेडिट, और रिकंस्ट्रक्शन को करना पड़ेगा डेबिट। लायबिलिटी में यदि वेवर है, लायबिलिटी में रिडक्शन है, लायबिलिटी कम में सेटल हो गई तो प्रॉफिट हो गया, तो लायबिलिटी डेबिट और रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट। ये हमने कल पढ़ लिया था। और भी नई नई चीज देखते हैं आज, आगे बढ़ते हैं। डेटर पे हमने कल पढ़ लिया था। डेटर पे वर्ड ध्यान देना है, डेटर राइट ऑफ है या प्रोवाइडेड। राइट ऑफ है तो एंट्री अलग होती है, और प्रोवाइडेड है तो एंट्री
राइट ऑफ है तो डेटर को राइट ऑफ करो, एंट्री होगी रिकॉन्सिग्न टू डेटर, और प्रोवाइडेड है तो रिकॉन्सिग्न टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो अल्टीमेटली आपको पता है कि सारे लॉसेस एंड एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं रिकॉन्सिग्न में, और सारी इनकम क्रेडिट होती है रिकॉन्स्ट्रक्शन के अंदर। और आगे नेक्स्ट पॉइंट, यदि इसका नेचर टेम्पररी अकाउंट है, ये रिकॉन्स्ट्रक्शन अकाउंट का क्लासिफिकेशन जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि अकाउंट खुलकर बंद हो जाएगा। बताऊंगा मैं। एंट्री नंबर बोलो क्या था? एंट्री नंबर 6। अभी तक कोई दिक्कत है किसी को भी? इजी लग रहा है? ठीक है। एंट्री नंबर 7, एंट्री नंबर 6। अब कंपनी अभी तक अपने डिवेंचर पर इंटरेस्ट देती थी 8%, 8%, और अब कंपनी अपने डिवेंचर पर 6% इंटरेस्ट ही दे पाएगी। ये भी स्कीम में अग्री कर लिया गया। यानी यहां मैं लिखूंगा रिडक्शन इन rate of interest of debenture, for example from 8% to 6%. इंटरेस्ट अब पहले देते थे 8%, अब देंगे 6%। बस ये चेंज हुआ है। अगले साल से, नेक्स्ट ईयर से 2% इंटरेस्ट डिवेंचर को कम दे। कंपनी ने 8% देती रही है, अब कंपनी की हालत खराब है, अब नहीं दे पाएगी। बोला अभी 6 दे पाएंगे। डिवेंचर ने कहा भाई ठीक है 6 तो दो, 6 दे देना। फ्यूचर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% हो गई। ऑनलाइन में आंसर आया है बट नॉट सेटिस्फैक्ट्री। 2 आंसर आए हैं, दोनों नॉट सेटिस्फैक्ट्री हैं। इधर से इधर से मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि यार ये चीज़ तो हम भी सोच सकते थे, ये चीज़ तो हम सोचते थे, पता नहीं क्यों नहीं सोच पाए। एनीबडी एनीबडी बोलिए बेटा, फिर से बोलिए बेटा भाई। 8% डिवेंचर डेबिट टू 6% डिवेंचर। देखिए बेटा, ठीक है, आप पार्शियली करेक्ट हैं। अब मैं आपको बताऊं, अब आपके सामने मैं रखता हूं सिचुएशन। ये आपके अभी डिवेंचर का क्या बैलेंस चल रहा है? नाम क्या है डिवेंचर का? इसका बैलेंस चल रहा है बाय बैलेंस 80 लाख के डिवेंचर हैं। इसका नाम क्या है? 8% डिवेंचर। जब ये इश्यू हुए होंगे तब एंट्री क्या हुई होगी? जब ये डिवेंचर इश्यू हुए होंगे तब एंट्री हुई होगी बैंक डेबिट टू 8% डिवेंचर। तो 8% डिवेंचर अकाउंट खुला हुआ है, ये अकाउंट खुला हुआ है। यदि आप ये अकाउंट इमेजिन कर लेते तो ये गलतियां आप जो कर रहे हैं नहीं होती। यहां ऑनलाइन में भी अभी भी कोई भी सही नहीं है, एक भी सही नहीं है ऑनलाइन में भी, सब गलत। ऑफलाइन भी गलत, ऑनलाइन भी गलत। अब तो बता दो, अब तो बता सकते हो। देखो बेटा, 80 लाख के डिवेंचर पर अभी तक 8% इंटरेस्ट दिया जाता रहा, अब दिया जाएगा 6%। तो कंपनी अगले साल से इंटरेस्ट देगी ही कितना? 6%। तो खर्चा डालेगी कितना? 6% का ब्याज ही पीएल में डालेगी। अगले साल से पीएनएल में जाएगा ही इंटरेस्ट 6%। तो यहां पर अच्छा, डिवेंचर का अमाउंट
अभी तक ब्याज देते रहे 8% से 80 लाख पर, अब 6% ब्याज देंगे कितने अमाउंट पर? अब 6% ब्याज देंगे किस पर? 80 लाख पर। तो 80 लाख का अमाउंट एज इट इज रहेगा या लोन कम हो जाएगा? तो जब लोन 80 लाख का 80 लाख ही रहेगा तो आपको प्रॉफिट हुआ क्या? तो आपको अभी कोई प्रॉफिट नहीं हुआ जो आप क्रेडिट करो रिकंस्ट्रक्शन में, कोई लॉस भी नहीं हुआ जो आप डेबिट करो नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस विच वी कैन बुक, हम बुक ही नहीं कर सकते। तो आपको बस क्या करना है, ये वाला डिवेंचर कंटिन्यू करना है या कैंसिल? कैंसिल, इसको कर दो डेबिट और एक नया डिवेंचर इश्यू कर दो 6% वाला, वो कर दो। तो एंट्री होगी 8% डिवेंचर डेबिट, लिखो 8% डिवेंचर डेबिट 80 लाख टू 6% डिवेंचर क्रेडिट 80 लाख। बस प्रॉफिट कहां से आएगा? जब 80 लाख का अमाउंट डेबिट होगा, 80 लाख क्रेडिट होगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस। ये एंट्री होगी। 8% डिवेंचर को कैंसिल कर दो और 6% डिवेंचर को इशू कर दो। इसमें बेटा कुछ कन्फ्यूजन, कुछ डाउट, कुछ दिक्कत है तो बताओ, मुझे खुल के बताओ, बोलिए क्या इसमें आपको टफ लगा? क्या कोई प्रॉफिट हुआ हमें? 2% का प्रॉफिट, आप कहेंगे सर 2% का प्रॉफिट हुआ ना, ये 2% का प्रॉफिट हर 100 रुपये पे है, ये तो कब होगा? अब फ्यूचर में उसको प्रॉफिट मानने की जरूरत है क्या? अब अगले साल से ब्याज देंगे कितना? 6%, तो पील में जाएगा भी 6%। अच्छा मुझे बताओ, एक स्टाफ है, उसको सैलरी दे रहे थे अभी 1 लाख रुपये महीना, 1 लाख रुपये महीना सैलरी दे रहे थे इस साल, ठीक है, देते रहे। अब एक दिन ऐसा आया कि कंपनी ने कहा कि भाई ये तो नौकरी तेरे को हम हटा रहे हैं, तो बहुत हाईली पेड है, हम तो तेरी जगह नया स्टाफ ला रहे हैं 70,000 में, तू भाई रिज़ाइन कर दे, हम तेरे को नहीं रख सकते, 70 में तेरा नया स्टाफ ला रहे हैं, तेरे को हटा रहे हैं। वो स्टाफ बोलता है ठीक है मैं ही 70 में करने को राजी हूँ। तो अब अगले महीने सैलरी कितनी होगी उसकी? 70। तो क्या कंपनी सैलरी अब अगले महीने देगी कितना? 70। तो पील में डालेगी भी 70। तो क्या आप 30 का प्रॉफिट बुक करोगे हर महीने? और 30 का प्रॉफिट हो गया, कैसे बुक करोगे? किस नाम से बुक करोगे? सेविंग इन सैलरी। क्या 300,000 की सैलरी बुक को प्रॉफिट मानोगे अपना हर साल का, हर महीने का? अगले महीने सैलरी दोगी 70, तो पील में जाएगी भी, एक्सपेंस माना ही 70, पील में जाएगा भी 70, प्रॉफिट कम भी 70 से ही होगा, होना भी चाहिए 70 से। तो आपको 30 की कोई प्रॉफिट मानने की जरूरत थोड़ा है। तो अब वो तो बिजनेस डील है, तो यहाँ पर 8% डिवेंचर करो डेबिट और 6% डिवेंचर करो क्रेडिट। अब इसमें डाउट जल्दी बोलो, कुछ भी डाउट, कुछ भी कंफ्यूजन, इसमें आपको तकलीफ कहाँ है? क्या सोच रहे थे इसके अलावा आप? कुछ दिमाग में उल्टा पुल्टा ख्याल आ रहा था तो पूछ लो। बेटा हम देंगे ब्याज 6% से, ड्यू थोड़ा हुआ, ड्यू तो है ही नहीं बैलेंस शीट के अंदर, वो तो जब इंटरेस्ट जो थे देते रहे वो अलग बात हो गई। हटाओ इसको। अच्छा, पॉइंट नंबर 7, ट्रेड creditors of rupees 50 lakh agreed to receive amount after 3 years ट्रेड क्रेडिटर 50 लाख के हैं, इनको हमें तुरंत पे करना था, पर वो बोलते हैं ठीक है भाई अभी नहीं दे पा रहे हो, 3 साल का तुम्हें टाइम देते हैं, 3 साल तक तुमसे मनी नहीं मांगेंगे, 3 साल बाद देना। इसकी एंट्री भी सोचना मुश्किल काम है। इसका मीनिंग लिखूं, कन्वर्जन ऑफ शॉर्ट टर्म debt, short term liability into long term debt। आप ट्रेड क्रेडिट डेबिट कर दो, ट्रेड क्रेडिटर डेबिट
50 लाख। अब ये करंट लाइबिलिटी नहीं रही, ट्रेड क्रेडिटर करंट लाइबिलिटी होती है। बैलेंस शीट में ये करंट लाइबिलिटी हेड में आया करते थे, पर अब ये करंट लाइबिलिटी हेड में नहीं आएंगे, क्योंकि करंट लाइबिलिटी में वो आता है जो विद इन ईयर पेबल होता है। तो ये अब पे करना है 3 साल बाद, तो ये अब करंट लाइबिलिटी में नहीं आएगा बल्कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आएगा। तो इसको क्या लिखूं, टू अनसिक्योर्ड लोन कर दो, अनसिक्योर्ड लोन मान लो इसको। एक तरह से इस व्यक्ति ने हमें अब 3 साल का लोन दे दिया, हमें 3 साल बाद पे करना है और बदले में कोई सिक्योरिटी नहीं है, इसको मान लो अनसिक्योर्ड लोन, लोन मान लो इसको। अब हमें अमाउंट 3 साल बाद देना है, तो ये हो गया हमारा एक लोन, और लोन भी कौन सा, अनसिक्योर्ड लोन, ये हमने क्रेडिट कर दिया। एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, जब ये काम होगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तो कुछ खर्चे भी तो होंगे, लीगल फीस, कोर्ट फीस, ये सब खर्चे देने पड़ेंगे। बेटा इस पर इंटरेस्ट तो फ्यूचर में देंगे। इस 50 लाख के लोन पर ब्याज यदि होगा तो कब देंगे, अभी तो लोन में कन्वर्ट हुआ है, ब्याज कब देंगे, अगले साल से। तो वो बुक ब्याज का खर्चा भी बुक कब होगा, अगले साल से। अभी तो हम सिर्फ कन्वर्जन कर रहे हैं शॉर्ट टर्म डेट का लॉन्ग टर्म डेट में। हाँ, एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन का एंट्री क्या होगी, रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक, यस, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो भी खर्चा है। पॉइंट नंबर 9, ये बैलेंस शीट है, यहां पर है सिक्योरिटी प्रीमियम, $840 की, और प्रीमियम इज ऑल्सो available for reconstruction. Premium is also available for reconstruction. प्रीमियम भी अवेलेबल है बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। सिक्योरिटी प्रीमियम 840 पड़ा हुआ है, और ये सिक्योरिटी प्रीमियम के यूजेस सेक्शन 52 में अवेलेबल है ना। सेक्शन 52 में 5 यूजेस हैं, उसके अलावा इसका कोई यूज। लेकिन अब ट्रिब्यूनल परमिट कर रहा है कि आप इस प्रीमियम को रिकंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हो। किसने परमिट कर दिया, एक्ट ने, कोर्ट ने, मतलब लॉ ने। तो अब हम सेक्शन 52 को छोड़कर इसका यूज इस प्रीमियम को यूटिलाइज कर सकते हैं इन रिकंस्ट्रक्शन। हम उसको, इस प्रॉफिट को, ये एक प्रॉफिट है, कंपनी के लिए प्रॉफिट है कैपिटल नेचर का जो पड़ा हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम में, इसको भी यूज करने के लिए अथॉरिटी ने परमिट कर दिया है, अलाउ कर दिया है। यस, वृद्धि जैन एंटी सही है। सिक्योरिटी प्रीमियम को जो बैलेंस अभी क्रेडिट चल रहा है इसको भी अवेलेबल है, तो ये भी प्रॉफिट कहां ले आओ, यस, इसको डेबिट कर दो। सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस चल रहा है क्रेडिट, इसको कर दो डेबिट, और इसको ट्रांसफर कहां कर दो, रिकंस्ट्रक्शन में। करेक्ट है, समझ में आ गया। तो एंट्री होगी सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डीआर, ये भी जो भी अमाउंट क्वेश्चन में दिया हो, मैंने एग्जांपल में 840 लिया है, टू रिकंस्ट्रक्शन। हमने इस प्रीमियम के प्रॉफिट को भी क्रेडिट कर दिया है रिकंस्ट्रक्शन में। इससे हमारा ये बैलेंस बढ़ गया और ये हमारे लॉसेस सेटअप में काम आ जाएगा। लॉसेस के सेटअप में ये प्रीमियम भी यूटिलाइज कर ली जाएगी। रिकंस्ट्रक्शन के लॉसेस को सेटअप करने में ये अभी काम आ जाएगा। ठीक है, ये है बैलेंस शीट,
यहाँ पर पड़ा है P&L, मान लो 24 लाख, ये असेट साइड है। बैलेंस शीट की ये कौन सी साइड है? असेट साइड। ये है लायबिलिटी साइड। असेट साइड में P&L का बैलेंस पड़ा है, मतलब ये डेबिट बैलेंस से मतलब ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस है। ये लॉसेस को हटाने के लिए ही तो इतनी जिद्दोजहद हो रही है। ये स्कीम बनी ही इसलिए होगी कि ये लॉसेस बैलेंस शीट से हटा दिए जाएं, इन्हें एलिमिनेट कर दिया जाए। इसके लिए क्या एंट्री होगी? रिकंस्ट्रक्शन टू P&L। इसका बैलेंस चल रहा है डेबिट, इसको करना पड़ेगा क्रेडिट ताकि हट जाए। तो P&L के डेबिट बैलेंस को हटाने खत्म करने के लिए इसको करना पड़ेगा क्रेडिट। तो एंट्री होगी टू P&L 24 लाख और यहां डेबिट होगा री। पॉइंट नंबर 11, अब टिपिकल लूं? बोले सर यही टिपिकल थी, अब क्या टिपिकल लोगे? नहीं, इजी है ना। अब लूं थोड़ा एडवांस, थोड़ी अच्छी एंट्री लेता हूं। Contingent liability, workman compensation of rupees 80,000 अब आएगा मजा। ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में कुछ नहीं, बैलेंस शीट के बाहर आई है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, उसमें लिखा है वर्कमैन कॉम्पनसेशन ऑफ रुपीज 80,000, ब्रैकेट में लिखा है बट ओनली 50,000 इज पेबल एज पर ऑर्डर ऑफ कोर्ट। बट ओनली 50,000 इज पेबल एज पर ऑर्डर ऑफ कोर्ट। सिर्फ 50,000 ही पेबल है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, फंडामेंटल, लॉजिकल, टेक्निकल, जो भी मान लो, इसमें गलती के चांस पूरे पूरे हैं। ऑनलाइन में तो अभी कोई जवाब आया नहीं। ऑफलाइन में क्या बोलते हैं? एक ही आया है वो गलत। आप क्या बोलते हैं? ऑनलाइन में गलत है भी एक और देख लूं। हाँ, ये वृद्धि जैन का सही है और हिमांशु का भी सही है, बाकी सही नहीं है। बाकी सही नहीं, दो ही सही है, हिमांशु और वृद्धि जैन का ही सही है बस ऑनलाइन में। इधर ऑफलाइन में कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो ना बेटा। आप बताइए बेटा आप। हाँ, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। अच्छा ठीक है, ठीक है। वर्क में आप डेबिट करना चाहते हैं रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, कितने से? 50 से। मतलब आपने 50 को लॉस माना है, आपने डेबिट किया है रिकंस्ट्रक्शन में 50, मतलब 50 को आपने क्या माना? लॉस माना है, तभी तो डेबिट किया कि नहीं किया? अरे भाई लोग बोलो, इन्होंने डेबिट किया है रिकंस्ट्रक्शन 50,000 से, मतलब इन्होंने 50 का लॉस माना,
ठीक है, आप क्या बोलते हैं इस बारे में, क्या ये सही है? और कोई? चलो एक तो इनका जवाब सुन लिया, और कोई बोलना चाहता है ऑनलाइन ऑफलाइन में? गलत है, ऑनलाइन अभी भी सब गलत है, ऑनलाइन तो इधर ऑफलाइन में। और कोई बेटा आप बोलिए, हाँ बोलिए बेटा आप बोलिए। रिकंस्ट्रक्शन टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन, पूरा बोलिए, वर्कमैन कॉम्पनसेशन, ये जो बोल रहे वही वाली रिकंस्ट्रक्शन टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन, ठीक है। मतलब आपने वर्कमैन कॉम्पनसेशन बोला और आपने वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बोला है। ये मंथन भी सही है। चलो अब मैं बता ही दूं, अब तो बहुत हो गया। पहली बात, हमने पहले एक तय करो, ये 80 की लायबिलिटी बुक्स में बैलेंस शीट में है या बैलेंस शीट के बाहर? बाहर है एज ए क्या ये बुक्स में प्रोवाइडेड है? क्या ये बुक्स में प्रोवाइडेड है? क्या इसको पहले लॉस माना हुआ है? इसको लॉस माना हुआ? हमने इसकी लाइब्रेरी बुक्स में प्रोवाइड फॉर नहीं की, मतलब बुक्स में इसको लॉस नहीं माना। अच्छा ठीक है, अब 80 में से कितने की लाइब्रेरी सिर पर आ गई? 50। कितने की आने से रह गई? तो मेरा पहला क्वेश्चन, 30 को हमें प्रॉफिट मानना चाहिए या नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट में? बुक्स ऑफ अकाउंट में 30 को प्रॉफिट माने या ना माने? बिल्कुल सही बोल रहे, पता नहीं ये अक्ल आप में कहां से आ गई। कभी कभी इतनी इजी चीजों पर तो ऐसे घटिया जवाब देते हो, और कभी कभी टफ पॉइंट भी बहुत इजीली बता देते हो। भगवान जाने आप कहां से, किस ग्रह से आए हो। पर जब आप उल्टे उल्टे देते तब फिर क्या होता है? तब मैं बोलता हूं कि पता नहीं कहां से आए हो। बेटा ये आप सही बोल रहे हो, 30,000 का प्रॉफिट मानने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमने पहले 30 को लॉस, जब 30 को पहले एक्सपेंस माना ही नहीं था तो उसके कैंसलेशन पर उसे इनकम मानने की जरूरत। फॉर एग्जाम्पल सुनो, एक वर्कर का हमने बैलेंस शीट के बाहर क्लेम लिख रखा है। वो एक वर्कर है, वर्कर मोबाइल पे बात करते करते कब पानी के टंकी पे चढ़ गया और कब बात करते टंकी से नीचे टपक पड़ा, एक हाथ एक पैर टूट गया। अब वो वर्कर एडमिट है, एक हाथ ऊपर है, एक टांग ऊपर है। तो अब वो फैक्ट्री से क्लेम मांगता है कि मैं पानी के टंकी पे चढ़ा था कंपनी के काम से, उसकी वजह से मेरी टांगें टूट गई, मुझे 3 लाख रुपए हर्जाना दो। कंपनी ने कहा कि भाई तू कंपनी के काम से नहीं चढ़ा था, बल्कि मोबाइल पे किसी से बातें कर रहा था, और किससे बात कर रहा था उसमें वो होश गंवा बैठा। आदमी होता है ऐसी जगह बात करता है होश उड़ जाते हैं। आपके भी साथ ऐसा होता होगा, कई बार आप भी बातचीत करते करते कहीं जगह गिरे होंगे, अटके होंगे। तो अब 31 मार्च को वो कोर्ट में भी मामला चल रहा है, पर कंपनी के वकील मान रहे हैं कि भाई ये फैसला हमारे हक में आएगा, हमें 3 लाख देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा वकीलों ने कहा कंपनी के अकाउंटेंट को। तो एडवोकेट जो है ये कह रहा है कि हम केस जीत जाएंगे, वर्कर मुंह की खाएगा, हमें क्लेम देना नहीं पड़ेगा। तो अकाउंटेंट 31 मार्च को उसको दिखाएगा बैलेंस शीट के बाहर एज ए कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, मतलब उसने अपने लाइबिलिटी को लॉस नहीं माना है, अभी उसके लिए प्रोविजन नहीं बनाया। जब लाइबिलिटी आने वाली नहीं है, पूरे चांस से कि नहीं आएगी, तो प्रोविजन क्यों बनाए? नहीं बनाया। अब वाकई वो फैसला हमारे हक में आ गया और ये कंपनी जीत गई, प्रूव कर दिया। ये नंबर किसका है? वो नंबर निकला उसकी जीएफ का निकला नंबर, उसके ग्रैंडफादर का नंबर निकला। जिसके दिमाग में कचरा होता है ना, वो कचरा ही सोचता है। तो मैं क्या करूं? मेरे दिमाग में गंदगी नहीं है, मैं तो एक इज्जतदार व्यक्ति हूं। मैं तो दादाजी की बात कर रहा था, और 28 साल की उम्र में आदमी ऐसी बातें करेगा ना, दादा और दादी की बातें करेगा। तो
बेटा कंपनी ने चूंकि उसको अपना लॉस नहीं माना था, एक्सपेंस नहीं माना था, तो उसके कैंसिलेशन पर इनकम मानने की जरूरत भी, जब उसको लॉस नहीं माना तो उसके कैंसिलेशन पर इनकम नहीं मानेंगे। समझ में आया बेटा आपको? तो हमने 80 का अमाउंट दिखा रखा था एज ए कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, ये बुक्स में प्रोवाइडेड नहीं है। उसमें से लाइबिलिटी हमारे सिर्फ 50 आई, तो हमें अब 50 का लॉस मानना, अभी तो हमने 1 रुपये का भी लॉस नहीं माना था, वो बैलेंस शीट में प्रोवाइडेड नहीं है, पर हमें 50 पेबल, जैसे आपने कहा वो भी गलत और आपका सही मान सकता हूं, ये रिजर्व नहीं, ये तो पेबल एज पर ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कोर्ट ने कह दिया कि देना पड़ेगा, तो इसके लिए रिजर्व बनाएंगे या लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे? तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन पेबल लिखना था रादर देन रिजर्व, क्योंकि तो कोर्ट बोलता है देना पड़ेगी, अब तो फैसला आ गया। तो ये रिजर्व तो तब बनता है जब संभावना हो, अब तो कंफर्म है। तो बेटा यहाँ पर हमें कंपनी को लॉस कितना हुआ, 50 का लॉस हुआ या 30 का प्रॉफिट हुआ, क्या मानना पड़ेगा? 30 का प्रॉफिट। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि 30 का प्रॉफिट, हमने 30 को कभी लॉस माना ही नहीं थी, तो उसके कैंसिलेशन पर उसे इनकम मानने की जरूरत नहीं है, ये बात ध्यान रखना। तो बेटा देखो यहाँ पर एंट्री होगी, आप सही बोल रहे हैं, रिकॉन्स्ट्रक्शन डेबिट 50,000 टू कॉम्पनसेशन पेबल, कॉम्पनसेशन पेबल 50,000। वर्कमैन कॉम्पनसेशन पेबल, एक बच्चा बोल रहा है सर गर्लफ्रेंड को कचरा मत बोलो, हे भगवान, सॉरी बेटा। क्या होता है हमारे ज़माने में हमें ये सब कुछ नहीं मिला ना, इसलिए तो हम जलन करते हैं, आप लोगों से जलते हैं, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। मैंने बताया हमारे ज़माने में 2 लड़कियां थी बस सीए में पूरे इंदौर में, वो भी बहुत पढ़ाकू थी, तो फिर तो हमें तो जलन होगी ना बेटा कि हम इतने लेट पैदा, इतने जल्दी पैदा क्यों हो गए, हमें हिंदू अब इस वक्त पैदा होना था या थोड़ा और पहले पैदा होना था, बहुत पहले पैदा हो गए हम लोग। क्या करें बेटा, आपकी किस्मत। अब और एंट्री नंबर 12 बैलेंस शीट, provision for workman claim 80,000, मैंने जानबूझकर अमाउंट सेम रखा है लगभग, बस फर्क क्या है आप जानते हैं। यहां कंपनी ने 80,000 का वर्कमैन क्लेम को अपनी बुक्स में प्रोविजन बना रखा है। हुआ क्या होगा, वकीलों ने कंपनी को कहा होगा कि भाई वर्कर का क्लेम स्ट्रांग है, वो जीतने के चांसेस उसके हैं। एडवोकेट ने कंपनी को क्या कहा कि वर्कर के जीतने के चांसेस ज्यादा है, तो अकाउंटेंट को क्या पता पड़ा कि क्लेम देना पड़ सकता है, लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है, ये है एक एंटीसिपेटेड लॉस। तो अकाउंटेंट ने इस एंटीसिपेटेड लॉस को अपनी बुक्स में प्रोवाइड फॉर कर लिया है। क्या एंट्री की होगी, ये बुक्स में जब अकाउंट आया होगा तो एंट्री क्या की होगी, उस वक्त जब ये प्रोविजन बनाया होगा इस अकाउंटेंट ने इस बुक्स में लाने के लिए, तो क्या एंट्री की होगी, P&L डेबिट
टू वर्कमैन प्रोविजन फॉर क्लेम, इसको अपना लॉस माना होगा कि नहीं माना होगा? तो लॉस मानने के लिए P&L में डेबिट किया होगा और वर्कमैन क्लेम का प्रोविजन क्रेडिट किया होगा। क्या एंट्री हुई होगी? वो दो P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम, ये एंट्री हुई होगी। तो कंपनी का अकाउंटेंट क्या कर चुका है? प्रॉफिट ऑलरेडी 80,000 से कम कर चुका है, इस एंटीसिपेटेड लॉस के लिए प्रोविजन बना चुका है और एंट्री कर चुका है P&L टू प्रोविजन फॉर क्लेम, ये कर चुका है। पर फैसला कितने पे निपट गया? 50। हमने लॉस कितना माना हुआ है? प्रॉफिट कितने से कम कर दिया है? 80 से कम कर दिया है, लेकिन एक्चुअल में तो हमें क्लेम 50 ही देना पड़ा, तो अभी हमें 30 का प्रॉफिट मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? समझ में आया? क्योंकि 30 को हम पहले क्या मान चुके थे? लॉस मान चुके थे, पर वो लॉस देना नहीं पड़ा, वो लॉस एक्चुअल में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो लॉस को हमें अब इनकम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर एंट्री होगी प्रोविजन फॉर क्लेम डेबिट। अच्छा, ये प्रोविजन रहा या लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो गया? प्रोविजन 80 में से 50 कन्वर्ट हो गया लाइबिलिटी में और 30 का प्रोविजन कैंसिल करना पड़ेगा। तो प्रोविजन फॉर क्लेम डेबिट करो, प्रोविजन फॉर क्लेम 80 से करो डेबिट, टू क्लेम पेबल कितना करूं? क्लेम पेबल 50 और टू रिकंस्ट्रक्शन 30। आपको दोनों एंट्री में पॉइंट नंबर 11 पॉइंट नंबर 12 दोनों एक जैसे रखे हैं, समझ में आ गया होगा? यस। हाँ बेटा, ऑनलाइन में कुछ सही थे आप लोग? सही थे वृद्धि, ये सब लोग पहले लिख चुके थे। हाँ, क्यों? अब तो फैसला ही हो गया ना। नहीं नहीं, ये 80 में से लाइब्रेरी आई 50 की, लाइब्रेरी 50 की आई, तो 30 हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट। वो प्रॉफिट कहाँ डालेंगे? वो हमारे दूसरे लॉस में काम आएगा ना। इसको कैरी फॉरवर्ड क्यों करेंगे? हमारा जब फैसला ही हो गया तो इसको कैरी करने की जरूरत क्या है? हो गया अभी, ठीक है। देखिए, फिक्स्ड एसेट 6 लाख, यह है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट।
ये क्या पकोड़े के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मुझे लगा पकोड़े वकोड़े खाने हो तो चंदा वंदा इकट्ठा हो रहा होगा। दे रहे हो? कितने कितने रुपए दे रहे हो? क्या हो रहा है? अटेंडेंस? अच्छा अच्छा, चलिए बेटा, अब ये पॉइंट समझिए अच्छे से। फिक्स्ड एसेट 6 लाख की है, डिवेंचर 3.5 लाख के हैं। डिवेंचर होल्डर अग्रीड टू टेक ओवर फिक्स्ड एसेट ऑफ ₹380 एट एन अग्रीड प्राइस ऑफ 2 लाख इन पार्ट पेमेंट ऑफ देयर ड्यूज। वृद्धि जैन सही है बेटा, आप वृद्धि जैन की एंट्री सही है ऑफलाइन ऑनलाइन में। ऑनलाइन में भी बोलिए, ये फर्क है, ऑनलाइन वालों को डर कम लगता है क्योंकि वहाँ वो अकेले होते हैं, यहाँ डर ज़्यादा लगता है क्योंकि यहाँ पर डर होता है कि आसपास वाले क्या सोचेंगे। इसलिए आप लोग जवाब देना चाहते हुए भी जवाब नहीं देते हो, कोई बात नहीं, फिर भी हिम्मत कीजिए, जवाब देने की हिम्मत कीजिए, चलेगा, गलत चलेगा तो चलेगा। बेटा बोलिए यस, 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 सही बताया आपने। ताली बजानी है। देखिए, डिवेंचर होल्डर 350 के थे, वो कंपनी की एक फिक्स्ड एसेट जिसकी बुक वैल्यू 380 है उसको 2 लाख की वैल्यू पे ले गए। डिवेंचर जो 350 के हैं उनका फुल पेमेंट हो गया या पार्ट पेमेंट? अभी फुल पेमेंट नहीं हुआ, पार्ट पेमेंट हुआ है। और अपने पार्ट पेमेंट में क्या ले गए? फिक्स्ड एसेट। हमारे यहाँ कंपनी के यहाँ वो 380 की है, पर डिवेंचर होल्डर उसकी वैल्यू क्या मान रहे हैं? डिवेंचर होल्डर उस फिक्स्ड एसेट की वैल्यू बोले तुम्हारे यहाँ होगी 280 की, हम तो उसकी 380 की, हम तो उसकी वैल्यू हम तो वैल्यू मानते हैं 2 लाख की वैल्यू है उसकी। मार्केट वैल्यू शायद इस असेट की मार्केट वैल्यू 2 लाख ही रही होगी। बुक में वो असेट 380 की है, 380 की है, पर उसकी करंट मार्केट वैल्यू 2 लाख रुपीज़ ही होगी। बताओ इसकी एंट्री जो उन्होंने बताई, बताओ डिवेंचर कितने से कम होंगे? वो असेट 380 की ले गए या 2 लाख की ले गए? बुक में हमारे यहाँ भले 380 की हो पर उसकी वर्थ तो डिवेंचर कम होंगे 2 लाख से। लेकिन असेट हमारी बुक से कितने अमाउंट पे बाहर होगी? 380 से असेट बाहर करनी पड़ेगी, और 380 के असेट का मूल्य 2 लाख ही माना तो हमें 180 का क्या हो गया? लॉस। और लॉस डेबिट करना पड़ेगा। आपकी एंट्री सही है, एंट्री होगी 8% डिवेंचर डेबिट 2 लाख। डिवेंचर को 2 लाख से कम कर दो, लेकिन फिक्स्ड असेट को क्रेडिट करना पड़ेगा 380 से। लाइबिलिटी कम होगी 2 लाख से, ये भी सही। असेट क्रेडिट होगी 380 से बाहर करनी पड़ेगी, ये भी सही। बाकी 180 का क्या हो गया? लॉस। ये हमारा लॉस है, ये डेबिट होगा कहाँ? कंस्ट्रक्शन में। डिवेंचर डेबिट 2 लाख, लॉस डेबिट 180 रिकंस्ट्रक्शन में, और फिक्स्ड असेट क्रेडिट 380। क्या ये समझ में आ गया आपको? एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन या आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं। अब आता है शेयर कैपिटल रिलेटेड एंट्रीज। शेयर कैपिटल रिलेटेड एंट्रीज।
शेयर कैपिटल एंट्री बताना शुरू करता हूं मैं आपको। यहां पर हम जनरल नॉलेज के कुछ पॉइंट पढ़ते हैं। इसमें नंबर इसमें पढ़ते हैं एक होता है सब डिवीजन ऑफ शेयर्स एंड एक होता है कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। एक होता है सब डिवीजन ऑफ शेयर्स, एक होता है कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। सब डिवीजन एंड कंसोलिडेशन। लिख लिया बेटा। सब डिवीजन क्या होता है वो लिखते हैं। पहले ए, सब डिवीजन ऑफ शेयर्स विदाउट कैपिटल रिडक्शन। ये समझाता हूं मैं क्या होता है सब डिवीजन ऑफ शेयर्स विदाउट कैपिटल रिडक्शन। बेटा मार्केट में जो बड़े मूल्य की चीज़ें होती है, ज़्यादा अमाउंट की चीज़ें होती है, वो कम बिकती है, और छोटे छोटे अमाउंट की चीज़ें, देखिए आप कार के बारे में बात करें, एक कार होती है 5 से 6 लाख की और एक कार होती है 50 लाख की। बताइए मार्केट में कौन सी कार का सेल क्वांटिटी में ज़्यादा होता है? 5 लाख वाली कार के बायर ज़्यादा होते हैं और 50 लाख वाली कार के बायर कम होते हैं। करेक्ट? यानी स्मॉल वैल्यू के कस्टमर ज़्यादा और लार्ज वैल्यू आइटम के कस्टमर कम होते हैं। ये समझते हो आप या और समझाऊं? बोलो। ऐसा ही शेयर्स में होता है। इक्विटी शेयर में देखिए क्या होता है, एक होते हैं स्मॉल इन्वेस्टर, सैलरी जिनकी सैलरी 40-50 हज़ार रुपये महीना है, छोटा मोटा बिजनेस है जो महीने के 40-50 हज़ार कमाता है, वो भी अपनी बचत को शेयर्स में लगाना चाहते हैं। तो अच्छा, इंडिया में स्मॉल इन्वेस्टर ज़्यादा है या मतलब स्मॉल इन्वेस्टर ज़्यादा है या लार्ज इन्वेस्टर ज़्यादा है? स्मॉल इन्वेस्टर ज़्यादा है जो कम अमाउंट लगाकर शेयर मार्केट में काम करते हैं। अब कंपनी का एक शेयर की फेस वैल्यू 1000 रुपया है। एक शेयर की फेस वैल्यू 1000 है और दूसरी कंपनी है जिसके शेयर की फेस वैल्यू सिर्फ 10 रुपया है। बताओ किसके शेयर मार्केट में ज़्यादा डील होंगे? 10 रुपये वाले शेयर की डीलिंग मार्केट में ज़्यादा होगी, उसमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, उसमें बायर सेलर काफ़ी ज़्यादा होंगे, और जो शेयर 1000 रुपये का है वो ज़्यादा मूल्य का शेयर है, उसमें डील करने वाली पब्लिक बहुत कम होगी। मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने बताया था, मुंबई के स्टूडेंट अपनी पॉकेट मनी लगाते थे शेयर मार्केट में। पहले की ज़माने की बात है, अब तो कहीं और लगाते हैं, मतलब ट्यूशन पे लगाते हैं, ऐसा बोल रहा हूँ मैं, किताबों पे लगाते हैं, नेट पे लगाते हैं। अब मतलब अब आप खुद समझ गए कि मैं आपको खुद को बताया कि आज के बच्चे पैसा कहाँ लगाते हैं। पॉकेट मनी मिली कि ले चलो, किसको ले चलते हैं आज, है ना? तो ये उस ज़माने की बात है जब बच्चों को पॉकेट मनी मिलती थी। हमारे ज़माने की बात है तो वो क्या करते थे, घर से पॉकेट मनी आई 10,000, क्या करी, शेयर मार्केट में लगा दी। तो बेटा वो स्टूडेंट छोटी स्क्रिप्ट पकड़ेगा या बड़ी स्क्रिप्ट पकड़ेगा? छोटी स्क्रिप्ट, 10-10 रुपये वाले, 100 वाले शेयर, वो वैसे स्क्रिप्ट पकड़ेगा जिसका अमाउंट कम है। तो बेटा यदि कंपनी, सुनो अब समझो, यदि कंपनी अपने 100 रुपये के शेयर को 10 रुपये में कन्वर्ट करती है तो क्या फ़ायदा होगा उससे? 100 रुपये के शेयर को, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कंपनी हूँ, आपके पास एक शेयर है 100 रुपये का, एक शेयर, मैं आपको उस एक शेयर 100 रुपये का लेकर उसके बदले में आपको 10-10 रुपये वाले 100 रुपये का एक शेयर ले लूँ आपसे और 10-10 रुपये वाले, अरे क्या बात है, 10 शेयर पकड़ा दूँ आपको,
तो ये क्या हुआ, 100 रुपए वाला शेयर मुझे कैंसिल करना पड़ेगा और 10 वाला शेयर अलॉट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, मैंने शेयर्स, एक शेयर के कितने टुकड़े कर दिए, एक शेयर 100 रुपए के 10 टुकड़े कर दिए। ये क्या कहा जाएगा, सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। ये मैंने क्या किया, शेयर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, ये कहा जाता है सब डिवीजन ऑफ शेयर, यानी कन्वर्जन ऑफ लार्ज वैल्यू शेयर इनटू स्मॉल वैल्यू शेयर्स। इसको क्या बोलते हैं, सब डिवीजन ऑफ शेयर। और ये क्यों किया जाता है, पर्पस क्या है ऐसा करने का, ताकि यदि शेयर को छोटे मूल्य में कन्वर्ट कर देंगे तो स्मॉल इन्वेस्टर ज़्यादा आ जाएंगे, उस कंपनी में डीलिंग ज़्यादा होगी, ज़्यादा पब्लिक इन्वॉल्व हो जाएगी। यदि कंपनी अपने शेयर में ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना चाहती है, छोटे इन्वेस्टर को भी अट्रैक्ट करना चाहती है, तो वो अपने बड़े मूल्य के शेयर को छोटे मूल्य में कन्वर्ट कर सकती है। यदि वो ऐसा करती है तो उसको क्या बोलते हैं, सब। तो देखें यहाँ लिखेंगे मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है, कन्वर्जन ऑफ large value share into small value share. For example, company issued 10 shares of rupees 10 each fully paid for every 1 share of rupees 100। हाँ, स्टॉक स्प्लिट, पर ये स्प्लिट बोल सकते हैं, सब डिवीजन स्प्लिट ऑफ, ज़्यादा रीच मिलेगी, यस, ज़्यादा शेयर लोग से बाय करेंगे, मार्केट में इसकी ट्रेडिंग बढ़ जाएगी, मार्केट में इसका लेवाल लोग बढ़ जाएंगे, ट्रेडिंग बढ़ जाएगी, ज़्यादा इन्वेस्टर इस कंपनी में अट्रैक्ट होंगे। तो ये कंपनी ने अपने 100 रुपए के एक शेयर के बदले 10-10 रुपए वाले 10 शेयर इशू कर दिए। तो ये क्या हो गया, सब डिवीजन ऑफ शेयर। क्या होता है समझ में आ गया, और क्यों होता है वो भी। अब इसकी एंट्री क्या करूं मैं, एंट्री में लिखूंगा तो आपको अभी देखे कौन सा शेयर हमें कैंसिल करना है, 100 वाला कैंसिल करके कौन सा वाला इशू करना है, 10 वाला इशू करना है। तो जो कैंसिल होगा उसे डेबिट करो और जो इशू होगा उसे, देखो अब मेरी स्मार्टनेस देखो, एंट्री क्या होती है, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट ब्रैकेट में 100 या 100 रुपीज, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रैकेट में 10, अमाउंट वही 100 का 100 ही, नरेशन में जो आना है वो आ जाएगा, नरेशन में तो वही आएगा जो ऊपर लिखा है कि इशू ऑफ 10 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड। हर एक शेयर के बदले 10 रुपए वाले 10 शेयर इशू किए गए। तो हमने 100 रुपए वाला शेयर कैंसिल कर दिया तो उसको डेबिट कर दिया, और 10 वाला शेयर इशू कर दिया तो उसको क्रेडिट कर दिया। एक और एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल, लिख लिए एंट्री, $30,000 equity shares of rupees 100 each converted into rupees 20 per share fully paid। $30,000 मतलब कितना हुआ, 30 लाख।
नहीं, पहले कितने था, अमाउंट कितना था? 30,000 इंटू 100 मतलब 30 लाख को अब 20 रुपए के शेयर में कन्वर्ट करना है। ₹20 वाले शेयर कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे? 1,50,000 शेयर्स। ₹100 वाले शेयर को, और वैसे भी रेशियो ऑफ एक्सचेंज क्या बैठेगा बताओ? रेशियो ऑफ एक्सचेंज ₹100 के बदले 1 शेयर ऑफ ₹100 इक्वल टू 5 ऑफ रुपीज। एक ही बात है ना। तो जो पहले एक शेयर था ₹100 वाला, उसको 5 शेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ₹20 वाले, करेक्ट। तो यहां पर एंट्री लिखो, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। आप कहेंगे सर ये तो कोई एंट्री बनती नहीं है, पर बनेगी। देखो, ऐसी एंट्री आपने अपनी लाइफ में पहली बार देखी होगी। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट और इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट, अमाउंट भी 30 लाख और ये भी 30 लाख। ये एंट्री आपके लिए अजीब है, पर ये ऐसी होगी। आप कहेंगे सर वही डेबिट वही क्रेडिट, ये तो अजीब सी एंट्री है, एब्सर्ड लगती है, तो गलत लगती है तो, लेकिन इसको मैं सही कर सकता हूं। यहां पे लिखूंगा बिंग अलॉटमेंट ऑफ 5 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 is fully paid up for every one share of ₹100। ₹100 के एक शेयर के बदले में शेयरहोल्डर को 20-20 रुपए वाले 5 शेयर दे दिए गए। ये हो गया कन्वर्जन ऑफ लार्जर वैल्यू शेयर इनटू स्मॉलर वैल्यू शेयर। लेकिन मेरी एंट्री में जो अजीब दिखाई दे रहा है उसको सही करने के लिए मैं क्या करूं? मैं 30 लाख कैपिटल डेबिट और 30 लाख कैपिटल क्रेडिट अजीब दिखता है, इसको अजीब वर्ड हटाने के लिए क्या करूं? ये ₹100 वाला शेयर डेबिट कर दूं और 20 वाला, इससे सिंबॉलिक वे में क्या आ जाएगा कि 100 वाला शेयर कैंसिल हो गया और 20 वाला शेयर इशू हो गया। ये सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है बुक्स ऑफ अकाउंट में। जब तक कि मैं 100 ब्रैकेट में और 20 ब्रैकेट में नहीं लिखता तो एंट्री अजीब दिख रही थी, अब अजीब नहीं दिख रही, अब ठीक लग रही है कि हमने जो 30 लाख कैपिटल डेबिट की है वो कौन सी वाली? ₹100 वाली। और 30 लाख जो क्रेडिट की है वो कौन सी वाली? न्यू वाली। ओल्ड वाली कैपिटल डेबिट, न्यू वाली कैपिटल क्रेडिट। ये हो गया सब डिविजन ऑफ शेयर, करेक्ट। और एक होता है, अरे बोलो समझ में आ गया क्या? सब डिविजन। अब होता है इसका रिवर्स कंसोलिडेशन, इसका रिवर्स। कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। अच्छा एक मिनट, अभी कंसोलिडेशन ऑफ शेयर पढ़ लेते हैं। चलो ठीक है, पढ़ लेते हैं। इसको मैं लिखवाऊं कि समझ में आ गया? अभी कन्वर्जन ऑफ स्मॉल वैल्यू शेयर्स इनटू लार्ज वैल्यू शेयर। स्मॉल वैल्यू शेयर को लार्ज वैल्यू शेयर में कन्वर्ट करना, यह होता है कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। एग्जाम्पल बताऊं कि समझ में आ जाएगा। सब डिवीजन का उल्टा ही तो हुआ ये, इसमें एंट्री बताने की जरूरत भी नहीं है, आप समझ जाओगे। जो शेयर कैंसिल हो रहा है वो डेबिट करो और जो शेयर नया इश्यू हो रहा है वो क्रेडिट करो। अब मैं आपको बता रहा हूं एक फर्दर अब यहां पर
अब यहां पढ़ रहे हैं हम कैपिटल रिडक्शन। कैपिटल रिडक्शन। अब पढ़ेंगे कैपिटल रिडक्शन क्या होता है। बेटा कैपिटल रिडक्शन तो हमारे इसमें सबसे पहले समझा था आपने। देखो हमें जो पूंजी नष्ट हो चुकी है बुक से हटाना चाहिए। फिर से बोलूं, जो पूंजी नष्ट हो चुकी है बेटा उसको बुक से हटाना है। मैंने एग्जांपल दिया था आपको, यहां पर लिखो वी हैव टू एलिमिनेट लॉस्ट कैपिटल। वी हैव टू एलिमिनेट लॉस्ट कैपिटल। ये मैंने बैलेंस शीट बनाई। ये इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100, 50 लाख कैश, 10 लाख, या मैं और कम कर लूँ, कैश 5 लाख और बाकी P&L 45 लाख। शेयर होल्डर ने 50 लाख रुपीस कंपनी में कैपिटल कंट्रीब्यूट की थी, उसमें से 5 लाख ही नकद बचा है, 5 लाख ही एसेट बची है, बाकी 45 लाख लॉस हो चुका है। बताओ कितनी पूंजी नष्ट हो चुकी है? 45 लाख की पूंजी नष्ट हो चुकी है। तो आप जो ये कैपिटल दिखा रहे हैं ये अस्तित्व में है या नहीं? इसमें से 45 लाख की पूंजी तो नष्ट हो चुकी है, तो मैं इससे लॉस्ट कैपिटल को हटाना चाहिए। यही तो लिखा था मैंने ऊपर, वी हैव टू एलिमिनेट लॉस्ट कैपिटल। तो यहां पर क्या लिखेंगे? हियर कैपिटल ऑफ रुपीज 45 लाख has already been lost। यहां पर 50 लाख में से 45 लाख की पूंजी नष्ट हो चुकी है, तो हमें क्या करना चाहिए? इसको, इस कैपिटल को हटा देना चाहिए। यहां तक क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ूं। अब बेटा समझना, आप इस कंपनी के शेयर होल्डर थे, नहीं थे मान लो, ऐसा लॉस आपको होगा नहीं, फिर भी 2 मिनट के लिए आप इस कंपनी में शेयर होल्डर थे। आपने 50,000 रुपये, 50,000 शेयर पर 100 रुपये कंपनी को दे दिए। कंपनी ने 50 लाख रुपए लगाए थे, कंपनी ने 50 लाख से बिजनेस किया होगा। डायरेक्टर कोई आपने आलतू फालतू बिठा दिया, उसने आपका 45 लाख का घाटा करवा दिया, बचा आपके पास सिर्फ 5 लाख। आपका प्लान प्रोजेक्ट जो भी था, पर आपने डायरेक्टर गलत व्यक्ति को बिठा दिया, उससे वजह से आपको 45 लाख का घाटा हो गया। अब यहाँ पर क्या करना चाहिए? पर आप बिजनेस बंद करना नहीं चाहते, आगे आपको उम्मीद है, अभी भी आपका ये मानना है कि जो हो गया सो हो गया, पर आगे आपको सब कुछ अच्छा दिख रहा है बिजनेस में। आप कंपनी बंद करना नहीं चाहते, बल्कि कंपनी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, इसलिए आप इसको ले आए हैं अंडर रिकॉन्स्ट्रक्शन स्कीम। अब क्या करना पड़ेगा? मुझे ये लॉस रखना है या हटाना है? ये लॉस दिखने से क्या होगा? बैलेंस शीट का भविष्य खराब हो जाएगा। एक तो ये भी सही है, और दूसरा जो आप पूंजी दिखा रहे हो 50 लाख, वो भी सही नहीं है। तो पूंजी भी 45 लाख से कम करनी है, और ये लॉस को एलिमिनेट भी करना है। समझ में आ गया? अब मैं ये पूंजी कितने से कम होगी? तो इस पूंजी को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट या क्रेडिट? पूंजी को कम करने के लिए शेयर कैपिटल का बैलेंस चल रहा है क्रेडिट, तो इसको करना पड़ेगा। तो आप इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट करोगे 45 लाख से, और वो प्रॉफिट कहाँ, ये जो प्रॉफिट हुआ आपको, ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा? ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा?
रिकॉन्स्ट्रक्शन में क्रेडिट होगा क्योंकि आपको प्रॉफिट हुआ है। कैपिटल कितनी थी आपकी? 50 लाख। ये आपकी लाइब्रेरी थी, आपको पे करना था, कंपनी इसको पे करने वाली थी। इसमें से अब कितनी पे करने की जरूरत नहीं है। 45 लाख की कैपिटल आपको पे करने की जरूरत नहीं है, तो आप 45 लाख की शेयर कैपिटल को क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। और कहां क्रेडिट कर दोगे? रिकॉन्स्ट्रक्शन में क्रेडिट कर दो एज ए प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट से क्या सेट ऑफ कर लो? ये 45 का लॉस सेट ऑफ कर लो। तो क्या एंट्री करोगे? पहले आपने इक्विटी शेयर को डेबिट करके रिकॉन्स्ट्रक्शन में 45 लाख क्रेडिट किया। अब आपके रिकॉन्स्ट्रक्शन में 45 लाख क्रेडिट में पड़ा हुआ है प्रॉफिट। उस प्रॉफिट से लॉस सेट ऑफ कर लो। तो क्या करोगे? रिकॉन्स्ट्रक्शन डेबिट टू P&L, बस खत्म। आपकी बैलेंस शीट, नई बैलेंस शीट में कैपिटल कितनी आएगी? 5 लाख और लॉस हट जाएगा। आया समझ में? तो आपकी बैलेंस शीट अब सही हो गई कि नहीं हो गई? तो हमें क्या करना होता है? जो पूंजी नष्ट हो चुकी है उसे क्या करना चाहिए? एलिमिनेट कर देना चाहिए। अब बेटा, अब सुनो, मैं आपको इसमें 2 ऑप्शन देता हूं। आप कौन हो? इक्विटी शेयर होल्डर। आपका बेटा 50,000 शेयर है, फेस वैल्यू 100, पेड अप 100, टोटल कितना? 50 लाख टोटल। मैं आपका 45 लाख से आपकी कैपिटल रिड्यूस कर रहा हूं। मैंने आपका पेडअप अमाउंट 90 रुपीज से क्या कर दिया? कम कर दिया। अब आपकी पेडअप कितनी बची? 5 लाख की पेडअप बची। नंबर ऑफ शेयर 50,000 ही रहे। अच्छा, अब फेस वैल्यू क्या रखूं? अब फेस वैल्यू क्या करूं? ये एक क्वेश्चन मार्क आ गया कि मैंने आपकी पेड अप कैपिटल 90 रुपया प्रति शेयर से कम कर दी, 45 लाख रुपीस कम कर दिया। और अब नंबर ऑफ शेयर आपके पास 50,000 ही हैं, में से 90 रुपये मैंने आपसे रिडक्शन एक्सेप्ट करवा लिया। अब मैं फेस वैल्यू 100 रखूं या 10 कर दूं? दोनों चीज़ें हैं मेरे, दोनों चीज़ें मैं आपको बता दूं, कब 10 और कब 100 रहने दूंगा। समझना, यदि जो घाटा आपको करवा के गया पुराना डायरेक्टर, वो बेकार आदमी था, वो ठीक से काम नहीं किया, इसलिए आपकी 45 लाख की पूंजी नष्ट हो गई। पर जो बिजनेस आपका है, जो आपका आइडिया है, वो इतना शानदार है कि उसमें आप एक अच्छा डायरेक्टर लेके आओगे तो ये कंपनी 2-3 साल में पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगी। आप चाहते हो कि ये बिजनेस चले, बंद ना हो। आपको पता है कि हम 2 साल में सारा घाटा कवर कर लेंगे, आपको पक्का भरोसा है। पर आप डायरेक्टर ले आए हो कोई शानदार, तो आपने मुझे अपॉइंट कर दिया डायरेक्टर। हे भगवान, चलो और ले आओ किसी को, मुझे मत दो, किसी और को ले आओ। आ जाओ, आप में से कौन है? चलो, तो चलो ठीक है। हाँ, मैं आ गया एक तगड़ा डायरेक्टर आपकी कंपनी में। पर मैंने क्या कहा कि आपकी कंपनी का बिजनेस 5 लाख में चलने वाला नहीं है। नगद 5 लाख ही बचा है। आपका प्लान 50 लाख का है, आपके पास सिर्फ 5 लाख है। मुझे 45 लाख आपसे और चाहिए, तब जाके बिजनेस आपका स्टार्ट होगा। और तब जाके बिजनेस 2-3 साल में आपका, मैं सारा घाटा आपका कवर करके आपको 1.5-2 करोड़ पर ले आऊँगा 2 साल के अंदर ही। 50 लाख का अमाउंट मैं 2 साल में आपके 1.5-2 करोड़ में कन्वर्ट कर दूंगा। ये इतना अच्छा प्रोजेक्ट है। तो लेकिन वो तब चल पाएगा, वो प्रोजेक्ट तब आगे बढ़ पाएगा जब आप मुझे 90 रुपया, देखो आपने पूंजी 90 रुपये लगाई थी, वो तो नष्ट हो गई। अब मुझे 90 रुपये फिर से दोगे, तब जाके मैं काम कर पाऊंगा। और आपको भी पता है कि हाँ, जब तक मैं आप रुपये 90 और रुपया नहीं लगाओगे तब तक बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो मुझे फिर फेस वैल्यू आपको 100 की 100 ही रखना चाहिए। तो आपने क्या करा? कन्वर्जन क्या करा? नंबर ऑफ शेयर 50 के 50,000 ही हैं। फेस वैल्यू पहले भी 100 थी, अभी भी 100 है। पेड अप वैल्यू जो 100 थी वो घटकर 10 रह गई है, पर फेस वैल्यू अभी भी कितनी है? 100 ही है। अब मैं आपसे कितना और कॉल कर सकता हूँ? 90 और कॉल कर से 45 लाख और आपसे लेकर कंपनी का काम आगे स्टार्ट कर सकता हूँ। तो यदि मुझे आगे काम को स्टार्ट करने के लिए या चलाने के लिए फर्दर फंड चाहिए, नगद और चाहिए, तो मैं फेस वैल्यू यही रखूँगा
100 की 100, सिर्फ पेड अप वैल्यू कम करूंगा 90 से, पेड अप वैल्यू 10 हो गई लेकिन फेस वैल्यू अभी भी 100 है, तो मैं आपसे 90 रुपये और कॉल कर सकता हूं। तो ये एक अलग तरीका है। और दूसरा ये है कि बिजनेस का जो प्लान है, जो घाटा हो गया सो हो गया, बचा आपके पास नकद कितना, 5 लाख। बिजनेस ऐसा है कि अब जो सीन है उसके हिसाब से 5 लाख ही काफ़ी है, मुझे आपसे और कैश लेने की ज़रूरत नहीं है। जो दे दिया वो 90 रुपये डूब गया, अब जो आपका 10 बचा है वो मेरे पास है, वो मेरे पास पड़ा है, और मुझे आपसे और कैश मंगाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे इसको 10 को ही फुली पेड मांगना है, अब मैं आपसे 1 रुपया मंगाने का हक नहीं रखता हूँ, ऐसा तय हुआ। तो अब मुझे इसकी फेस वैल्यू भी 10 रुपये करनी पड़ेगी। तो अब नंबर ऑफ शेयर 50,000, फेस वैल्यू भी 10, पेड अप वैल्यू भी 10। अब ये क्या हो गया, फुली पेड या पार्टली पेड? अब मैं आपसे मनी कॉल नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये कुछ भी फिक्स नहीं कि क्या होगा, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन कि फेस वैल्यू 100 की 100 ही रहती है या फेस वैल्यू 100 से हटाकर 10 रुपये कर दी जाती है। यदि कंपनी को और मनी की आवश्यकता है तो कंपनी क्या करेगी, फेस वैल्यू वही की वही रहने देगी और पेड वैल्यू को कम कर देगी। अच्छा, इसमें आपका एक सोचने का आएगा कि आप 90 रुपये दे चुके थे, वो 90 आपका डूब गया, क्या मुझे आप 90 रुपये और दोगे? 90 जो दिया था वो डूब गया, अब क्या मुझे 90 रुपये और दोगे? आप मत दो। जो आपका 5 लाख पड़ा है वो भी आप ले जाओ और धंधा बंद कर दो। जबकि मैंने क्या बोला, ये बिजनेस इतना शानदार था कि आप यदि 90 रुपये और लगा देते तो अगले 2-3 सालों में आप ये सारा लॉस वसूल करके कंपनी बहुत अच्छी पोजीशन में आने वाली थी, पर आपने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। तो देखिए मेरी बात सुनो, एक चीज़ सुनो, ऐसा लगता है कि यार 90 रुपये शेयर ने लगाया वो डूब गया, तो दूसरी बार वो 90 रुपये कंपनी को क्यों देगा, उसके लिए एग्री क्यों होगा? सुनो, एक व्यक्ति है, उसने 10,000 रुपये के मान लो एक एरिया में 10,000 रुपये के फ्रूट्स खरीदे। एक छोटा बिजनेसमैन है, 10,000 के फ्रूट खरीदे और वो फ्रूट खरीद कर ले गया एक ऐसे एरिया में, रिमोट एरिया में, जहाँ पर ये फ्रूट्स की सेल कोई नहीं करता। उसको पता है कि मैं 10,000 के फ्रूट वहाँ पर 22,000 ये फ्रूट मैं वहाँ पर आराम से 25,000 में बेच दूंगा। उसे पता है कि उसको पता है कि इसका मार्केट रेट 25 है। 10,000 के फ्रूट खरीद लिए, वो ले जा रहा कहाँ लेके जा रहा है? बेचने के लिए उस एरिया में जहाँ 25,000 में बेच देगा। हुआ ये 10,000 के फ्रूट लेके जा रहा था और रास्ते में ये किसी नाले में गिर गया और सारे फ्रूट खत्म हो गए। 10,000 की पूंजी इसकी नष्ट हो गई। अब पूंजी जो लगाई वो नष्ट हो गई, अब तो इसको घर बैठ जाना चाहिए। अब तो एक ही तरीका है, अब कल वापस से नए फ्रूट खरीद कर मार्केट नहीं जाना चाहिए, अब उसको धंधा बंद कर कटोरा लेके बैठ जाना चाहिए। दे माता दी के नाम पर ट्रेन में घूमे, गाने गाए, पैसे कमाए। कटोरा लेके बैठ जाए और क्या करे? क्या करना चाहिए बोलो? इसको डूब गई ना पूंजी, अब पूंजी डूब गई तो फिर क्यों लगाऊं? अरे पूंजी डूब गई तो फिर क्यों लगाए? एक बार लगा दिए, बार बार लगाते हैं क्या? अरे भाई, यदि डूब गए तो 10,000 कहीं से उधार ले ले, नहीं है तो, और फ्रूट 25 में बेच दे, 10,000 उधार चुका दे और 15,000 जेब में रख ले। एक बार बिजनेस में रुपया लगा दिया और वो नष्ट हो जाए, इसका मतलब दोबारा न लगाए, ऐसा संभव? ऐसा कोई जरूरी? एक व्यक्ति यदि लगता है कि मेरी बिजनेस में अपॉर्चुनिटी अच्छी है तो डूबी हुई पूंजी को भूलकर वो वापस से कैपिटल कंट्रीब्यूट, जब वो प्रोप्राइटी में ऐसा कर सकता है तो कंपनी में क्यों नहीं कर सकता? तो इन लोगों का, आपका 45 लाख रुपए डूब चुका है, ये डूब गया आपका। मैं आपसे कह रहा हूं 45 लाख और ले आओ, आपको ले आना चाहिए शराफत से, यदि बिजनेस में फ्यूचर स्कोप अच्छा है तो। आपसे मैंने 45 लाख और मंगाया, आपका जो डूबा वो तो डूब गया, उसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं। उसको सोचकर बोलो डूब गया, अब हम कुछ नहीं लगाएंगे तो घर बैठो। पर समझदारी, यदि अच्छी कंपनी है तो आप 45 लाख लगा दो। आपने 45 लाख लगा दिए। अब पेडअप पुराना कितना था? पेडअप 5 लाख, पेडअप कितना हो गया? और अब पेडअप केवल कितनी हो गई? अब कंपनी, मैंने ये बिजनेस चलाया आपसे 45 लेकर और 1.5 साल
के अंदर इस 50 लाख की असेट को मैंने 1,80,00,000 का कर दिया। आपने 45 लाख लगाकर कितना अमाउंट हो गया आपका? तो बताओ फायदे में हो कि नहीं आप लोग? तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है बेटा कि एक बार जो पूंजी नष्ट हो चुकी वो दोबारा वापस से न लगाई जाए ऐसा संभव जरूरी नहीं है। तो मेरा अब आपको ये कहना है कि यहां पर मैं आपके सामने दो रास्ते बताऊंगा। यहां पर दो तरीके हैं। यहां पर हमको कैपिटल कितने से कम करनी है? 45 लाख से कैपिटल रिडक्शन करना है। पर कैपिटल रिडक्शन में अब आप देखिए, सो यहां पर देयर विल बी ए कैपिटल रिडक्शन ऑफ 40, कैपिटल रिडक्शन 45 लाख का होगा। अब यहां पर केस ए, ओनली पेड अप कैपिटल विल चेंज, reduced, but no change in फेस वैल्यू। एक केस ये है, इसकी एंट्री की जगह छोड़ना, और एक केस होगा पेड अप एज वेल एज will change, reduced। ओनली पेड अप केवल विल चेंज। अब इसको समझाने में मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा और इसको समझाना सबसे डिफिकल्ट टास्क है। इसको हम आज लिख लेते हैं, समझेंगे कल, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्पेशल पॉइंट है। तो सिर्फ लिख लो और इसको सॉल्व कल करेंगे। एक तो क्या हो रहा है बेटा, सिर्फ पेड अप चेंज हो रही है, फेस वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। दूसरे में पेड अप भी चेंज हो रही है और पेड अप वैल्यू एज वेल एज फेस वैल्यू विल चेंज, विल रिड्यूस, दोनों चेंज होगी। अब इसको मैं आपको समझाऊंगा कल, और 0 से कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। होमवर्क में आपका इधर तो कुछ होगा नहीं, अभी एडवांस में कोई होमवर्क तो है नहीं, लेकिन ये जनरल एंट्रीज जो भी आपको टफ लग रही है जो मैंने लिखवाई वो एक बार देख कर आना, ठीक? थैंक यू। अच्छा, आपको होमवर्क देना पड़ेगा, उधर इन्वेस्टमेंट चैप्टर में होमवर्क देना पड़ेगा ना। वो इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन बचे, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स वाले, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर, वो भी क्वेश्चन बचे थोड़े बहुत। तो मैं आज आपको होमवर्क भेज दूंगा, ठीक है बेटा? थैंक यू। टेलीग्राम ग्रुप पर होमवर्क जरूर चेक करना। मैं लग रहा था कि लाइब्रेरी से पर आएगी, और हमें ये
Recording stopped.